नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि एक लोन के बोरोवर, एक लोन के डिफॉल्टर को आखिरकार कैसे और क्यों आगे चलकर विलफुल डिफॉल्टर माना जाता है, विलफुल डिफॉल्टर घोषित और डिक्लेयर्ड किया जाता है। इस लोन के बोरोवर, लोन के डिफॉल्टर के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि ये व्यक्ति जानबूझकर इंटेंशनली लोन की ईएमआई का रीपेमेंट नहीं कर रहा है। ये व्यक्ति, ये लोन का बोरोवर, लोन का डिफॉल्टर चीटर है, फ्रॉडर है, 420 है, बेईमान है। इस व्यक्ति ने बैंक और एनबीएफसी से लोन लिए और जानबूझकर ये पैसे नहीं भर रहा है। ये व्यक्ति लोन कंपनियों के साथ में, लोन कंपनी के साथ में विश्वासघात कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। इस प्रकार के एलिगेशंस और आरोप लगाकर एक लोन के बोरोवर, एक लोन के डिफॉल्टर के खिलाफ में, के अगेंस्ट में दोस्तों आगे चलकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में चीटिंग एंड फ्रॉड का एक केस मुकदमा भी दर्ज कर दिया जाता है अंडर सेक्शन बीएनएस की धारा 318 और 316 के तहत दोस्तों। और ये बोला जाता है कि ये व्यक्ति चीटर है, फ्रॉडर है। इसने लोन कंपनी के साथ में विश्वासघात, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। इसीलिए इसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। इसीलिए इस व्यक्ति के ऊपर बीएनएस की धारा 318 316 के तहत केस मुकदमा दर्ज हो गया दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा से अपनी वीडियो में ये कहता हूं कि लोन की ईएमआईज को जेन्युइन तरीके से यदि आपने डिफॉल्ट किया है, यदि आपकी कोई ना कोई दिक्कत समस्याएं हैं, आपके साथ में फाइनेंशियल हार्डशिप चल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस आई हुई है, पैसों की किल्लत है, पैसों की मुसीबत है, यदि इस रीजन की वजह से आप नहीं दे पा रहे हैं लोन की ईएमआईज को, घर में कोई मेडिकल इमरजेंसीज है, आपका जॉब लॉस हो चुका है, बिजनेस व्यापार में भारी भरकम नुकसान है, और ऐसे में यदि आप लोन की ईएमआईज को मिस और डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आप बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं माने जाओगे दोस्तों। आपने लोन कंपनी के साथ में कोई भी चीटिंग एंड फ्रॉड, विश्वासघात नहीं किया है। लोन लेते समय आपने लोन कंपनी के साथ में एक संविदा, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अग्रीमेंट को साइन किया था कि मैं आगे चलकर लोन की ईएमआईज को रेगुलर मैनर में भरूंगा। यदि आप लोन की ईएमआईज को रेगुलर मैनर में नहीं भरते हैं, तो ऐसे में आपने कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट और संविदा का आपने ब्रीच किया, आपने उल्लंघन किया। तो ऐसे में ये तो मामला बन जाता है सिविल का, दैट मींस कि सिविल डिस्प्यूट है। ऐसे में ये मामले सिविल न्यायालय में चलनी चाहिए। बकाया राशि की रिकवरी और वसूली के लिए लोन कंपनी को सिविल न्यायालय में जाना चाहिए। क्लियर कट कानून ये कहता है। लेकिन दोस्तों, एक लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर दोस्तों बनाने के लिए आपराधिक मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं चीटिंग एंड फ्रॉड के, विश्वासघात के दोस्तों, जिससे कि ये लोन का डिफॉल्टर, लोन का बोरोवर काफी प्रेशर में आ जाए, इसको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, इसे एक वकील लगाना पड़े। और ये मामला दर्ज कहां होता है? दूसरे स्टेट, दूसरे राज्य में, कलकत्ता में, बेंगलुरु में, लुधियाना में, जयपुर में, मुंबई में, दिल्ली में, अलग स्टेट में दोस्तों, जिससे कि आपको एक लंबी यात्रा करके दूसरे राज्य में हर तारीख में जाना पड़े, जमानत करवाना पड़े। यदि व्यक्ति जानकार नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है और वो घर पे बैठा हुआ है, तो ऐसे में इस व्यक्ति के खिलाफ में आगे चलकर कोर्ट के माध्यम से समन्स आ जाता है, बेलेबल वारंट आ जाता है, नॉन बेलेबल वारंट आ जाता है, अरेस्ट वारंट निकल जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति और ज्यादा परेशान हो जाता है, इसके ऊपर और ज्यादा एक प्रेशर, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है। तो व्यक्ति करता क्या है? अपना एक लोन चुकता करने के लिए दूसरा लोन, पैसे नहीं है, दोबारा वापस से कर्ज ले लिया, यहां वहां से पैसे मांगकर ऐसे तैसे कैसे करके इसको भरा, फिर जाकर ये केस मुकदमा खत्म हुआ। तो ये सारी चीजें चल रही हैं दोस्तों। लेकिन यहां पे समझना ये जरूरी है कि आखिरकार इस लोन डिफॉल्ट के मामले में बीएनएस की धारा 318 316 क्यों लग रही है? लोन कंपनियां इन धाराओं का क्यों उपयोग कर रही हैं दोस्तों? आखिरकार ये लोन का बोरोवर, लोन का डिफॉल्टर ऐसी कौन सी गलती कर रहा है जिसकी वजह से इस लोन डिफॉल्टर, लोन बोरोवर के ऊपर इस प्रकार के एलिगेशंस और आरोप लग रहे हैं? बीएनएस की धारा 318 316 के तहत केस मुकदमे और कंप्लेंट दर्ज किए जा रहे हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो लोन का डिफॉल्टर, जो लोन का बोरोवर है, सबसे बड़ी गलती क्या करता है पता है क्या? सबसे पहली गलती ये करता है कि भैया, यदि इस व्यक्ति का, लोन के बोरोवर का, कोई भी लोन का ईएमआई अगर मिस होता है, डिफॉल्ट होता है,
ईएमआई टूटती है, तो ऐसे में ये लोन का बोरोवर सबसे बड़ी गलती ये करता है कि लोन कंपनियों को इंटीमेशन नहीं देता है, घर पे बैठा रहता है आराम से कि भाई बाद में अगली ईएमआई भर लूंगा। फिर अगली ईएमआई भी टूटेगी तो सोचता है कि भाई क्या इंटीमेशन दूं, मैं बाद में एक साथ तीनों ईएमआई भर के इंटीमेशन जो भी रहेगा मैं दे दूंगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोन का बोरोवर क्या करता है, अपने आप को छुपाता है, भागता है और लोन कंपनियों को इंटीमेशन नहीं देता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, लोन कंपनियों को आपको इंटीमेशन लेटर देना चाहिए, प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर कि आखिरकार लोन की ईएमआई क्यों टूटी है, क्या आपके साथ में दिक्कत समस्या चल रही है, क्यों फाइनेंशियल हार्डशिप आई हुई है, कौन सी फाइनेंशियल क्राइसिस आपके साथ में है, कोई मेडिकल इमरजेंसीज है, आपका जॉब लॉस हुआ है, आपके बिजनेस व्यापार में नुकसान हुआ है, बताइए लोन कंपनियों को, इंटीमेशन दीजिए, उनके रिकॉर्ड में डालिए कि डिफॉल्ट क्यों हो रहा है, आप बताइए और पैसे कब तक देंगे। आपको इस मामले में लोन रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए, मोरेटोरियम पीरियड चाहिए, टाइम एक्सटेंशन चाहिए, बताइए लोन कंपनियों को थ्रू इंटीमेशन लेटर, थ्रू प्रायर नोटिस। ये पहला काम आपका होना चाहिए। कई बार तो कुछ लोग हैं जेन्युइन तरीके से एड्रेस चेंज करते हैं, जेन्युइन तरीके से मोबाइल नंबर चेंज करते हैं, तो आप एड्रेस चेंज करिए, मोबाइल नंबर चेंज करिए, कोई दिक्कत समस्या नहीं, लेकिन इसके संबंध में लोन कंपनियों को बताइए ना। आपको जो भी नोटिसेस आती है, चाहे वो मेल के माध्यम से आए, व्हाट्सएप के माध्यम से आए, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आए, हर एक नोटिस का रिप्लाई जवाब देते रहिए ना। आप एड्रेस चेंज करो, मोबाइल नंबर चेंज करो, नो इशू, लेकिन एटलीस्ट आप उनको कोऑर्डिनेट तो करिए, अपनी दिक्कत समस्याओं को तो बताइए कि क्यों ईएमआई डिफॉल्ट हो रही है। आप पैसे आज नहीं कल दे देंगे, आपका जो इंटेंशन है वो गुड है, अच्छा है, बढ़िया है, आपके सोच विचार अच्छे हैं कि आपको पैसे देने, आप उनको ऐसे बताइए, आप बैड इंटेंशन मत रखिए। तो ये सारी गलतियां हो रही है, आप मोबाइल नंबर चेंज करते हो, एड्रेस चेंज करते हो, गायब हो जाते हो, तो ये सारी जो चीजें आप कर रहे, इनकी वजह से ही क्या होता है, आपके ऊपर चीटिंग एंड फ्रॉड का 420 का बेईमानी का केस मुकदमा दर्ज होता है दोस्तों। तो मेरा ये कहना है कि यदि आप जेन्युइन पर्सन है तो आप इनको कोऑर्डिनेट करिए, इनसे वार्तालाप करिए, इनसे कम्युनिकेट करिए, इनको बताइए अपनी आर्थिक समस्याएं कि क्यों आप ईएमआई नहीं भर रहे और कब तक भरेंगे, आप इसमें क्या चाहते हैं। यदि लोन आपका पुराना हो चुका तो सेटलमेंट के लिए चाहिए, समझौता करिए, नेगोशिएशंस करिए दोस्तों। दूसरी चीज, यदि लोन कंपनियों ने आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में चीटिंग एंड फ्रॉड का 420 का केस मुकदमा किया है तो उसमें भी डरना घबराना नहीं है, चिंता टेंशन में नहीं डूब जाना है आपको कि अब क्या होगा, लगता है मुझे जेल जाना पड़ेगा, मुझे सजा हो जाएगी, अब कब तक मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रह जाऊंगा। तो ये चीज का जो डर है ना आपके दिमाग में चल रहा है, इसको निकाल दीजिए दोस्तों। पहली बात तो लोन डिफॉल्ट के केस में 420 चीटिंग एंड फ्रॉड का मुकदमा जल्दी बनता ही नहीं है। यदि बैंक और एनबीएफसीज ने गलत तरीके से आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए यदि केस मुकदमा करवा भी दिया है तो कोई दिक्कत समस्या नहीं है दोस्तों। आप बकायदा एक एडवोकेट को कोर्ट में खड़ा करिए, आपके केस की तारीख पर बढ़िया अच्छा सा बहस करवा दीजिए कि भाई मैं विलफुल डिफॉल्टर कैसे बना। यदि वो कहते हैं कि आप विलफुल डिफॉल्टर है तो कैसे बना, और विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर करने की एक प्रक्रिया होती है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ड्यू प्रोसेस बताया है कि यदि किसी व्यक्ति को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करना, डिक्लेयर करना है तो आपको इस प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। आपको लोन के बोरोवर को पहले आपको एक नोटिस देना पड़ेगा, सो कॉज की नोटिस, उनको बताना होगा कि भाई ये चीज की वजह से आप यहां पे विलफुल डिफॉल्टर घोषित होंगे, आप इसका जवाब दीजिए कि क्यों ना आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाए। उनको सुनने का एक मौका दिया जाना चाहिए, उनको अपना रिप्रेजेंटेशन देने का एक मौका दिया जाना चाहिए, उनको विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने से पहले। तो लोन के बोरोवर को, बैंक वालों को पहले नोटिस देना चाहिए कि आपकी ये गलतियां हमने पकड़ी है, आपने ये तरीके से हमारे साथ में गलत तरीके से आपने गलत डॉक्यूमेंट्स, आपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स, आपने फेक डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करके आपने लोन लिया है। हमने ये पाया कि आपने हमसे लोन लिया था इस पर्पस के लिए और आपने लोन को यूटिलाइज किया दूसरे पर्पस के लिए, आपने फंड और मनी का मिसयूज किया है, हमने ये चीज पाई है, आप इसका जवाब दीजिए हमें। तो लोन के बोरोवर को सुनने का एक मौका दिया जाना चाहिए। उसके बाद और भी आगे प्रक्रियाएं होती हैं, उनको फॉलो करके ही व्यक्ति को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करना चाहिए। अरे आजकल तो लोन देते समय लोन कंपनियां इतने कड़ाई से वेरिफिकेशन करती है, जांच करती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, गारंटर, बकायदा नियम कानून से 10 बार जांच करके, नियम कानून से पूरी प्रक्रियाओं को फॉलो करके, अपने इंटरनल पॉलिसीज को
अपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके ही, जांच करके, पूरे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स की जांच करके ही व्यक्ति को लोन दिया जाता है। तो यहां पे कहीं ना कहीं दोस्तों गलती तो मुझे लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर की बिल्कुल भी नहीं दिखती है। मुझे तो इतना समझ में आता है कि सिर्फ यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए व्यक्ति के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे कि व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते परेशान हो जाए और एक लोन खत्म करने के लिए दूसरा लोन ले और दूसरा लोन खत्म करने के लिए तीसरा लोन ले और इस तरीके से धीरे धीरे ये लोन के ट्रैप में, लोन के जाल में फंस जाए। दोस्तों, क्या आपने लोन लेते समय लोन कंपनियों को आपने फर्जी दस्तावेज दिए थे? क्या आपने फेक इनकम के स्टेटमेंट्स दिए थे? क्या आपने फर्जी आधार कार्ड दिया था? क्या आपने फर्जी पैन कार्ड दिया था? क्या आपने अपनी कोई इनकम जो दिखाई थी वो गलत थी, अल्टर्ड थी, मॉडिफाइड थी, फेक थी? क्या ऐसा कोई दस्तावेज आपने बैंक के पास जमा किया था जो गलत था, फर्जी था, फेक था, फॉर्ज्ड था? इसके अंदर आपने हेर फेर करके आपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे? नहीं ना। तो फिर दोस्तों, यदि आपके खिलाफ में कोई भी केस मुकदमा दर्ज होता है 420 का अंडर बीएनएस सेक्शन 318 316, तो ऐसे में आपको कोर्ट में जाना चाहिए। आपके वकील के माध्यम से जो शिकायत दर्ज करवाई गई है, जो कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है, उस शिकायत की कॉपी को निकलवाना चाहिए और देखना चाहिए कि किस आधार पर आपके ऊपर चीटिंग एंड फ्रॉड का केस मुकदमा दर्ज करवाया गया है और उसके बेसिस पर आपको आपका डिफेंस, आपका जवाब आपको तैयार करना चाहिए और कोर्ट के अंदर आपको मजबूती से बहस आर्गुमेंट करके आपको इस केस को खत्म करवाना चाहिए। दोस्तों, खारिज करवाना चाहिए, डिस्पोज्ड ऑफ करवाना चाहिए। आप ऐसे में हाई कोर्ट में भी जाकर दोस्तों आप इस मुकदमे को आप ट्रैशिंग भी करवा सकते हैं दोस्तों, हाई कोर्ट के माध्यम से। तो आपको बाकायदा नियम कानून से चलना है दोस्तों, और आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करिए। यदि आपको सेक्शन 25 की नोटिस आती है, बीएनएस 318 316 की नोटिस आती है, आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई भी XYZ नोटिस आती है, यदि वो जेन्युइन है, यदि वो बैंक और एनबीएफसी के लीगल पैनल एडवोकेट ने भेजा है, आप उसको प्रॉपर्ली अच्छे से वेरीफाई करिए, उसका जवाब, रिप्लाई जरूर दीजिए दोस्तों। नोटिस तो हजारों भेजेंगे बैंक वाले आपको, उनकी लीगल टीम आपको हजारों नोटिस भेजेगी। तो ऐसा नहीं है कि हजारों नोटिस का जवाब देते बैठेंगे वकील के माध्यम से दोस्तों, आप लुट जाओगे। जितने का लोन नहीं, उतने उससे ज्यादा तो एडवोकेट की लीगल फीस आपको भरनी पड़ जाएगी। दोस्तों, 3 से 4 नोटिस के नाम याद कर लीजिए। सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, बीएनएस 318 316 की नोटिस। दैट्स इट। अगर इस प्रकार की कोई भी नोटिस आती है तो दोस्तों इमीडिएटली इस प्रकार की नोटिस का आपके एडवोकेट के माध्यम से जरूर रिप्लाई दीजिए दोस्तों। यदि गलत आरोप हैं तो उन गलत आरोपों को आप डिनाय करिए, उनको मना करिए, उसमें आपत्ति दर्ज करवाइए दोस्तों। यदि सब कुछ सही है तो आप उनसे हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट करिए और टाइम एक्सटेंशन लीजिए और आपकी सोच, आपके विचार, आपके थॉट्स को आप उनको क्लियर करिए कि भैया पैसा देना चाहता हूं, लेकिन अभी वर्तमान में करंटली मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मैं इन दिक्कत समस्याओं से गुजर रहा हूं, मेरे थॉट, मेरे विचार क्लियर है कि मुझे पैसे देने हैं, लेकिन इन वजह से मैं आज नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मैं आने वाले समय में 1 महीना 2 महीने में पक्का, डेफिनेटली मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपके पैसे दे दूंगा। तो दोस्तों, आपको बैंक के साथ में कोऑर्डिनेशन बना के चलना है। मैं गारंटी देता हूं कि आपके खिलाफ में कोई केस मुकदमा दर्ज नहीं होगा। लेकिन आप अपने आप को छुपाते हैं, हाइड करते, भागते हैं, बैंक से बातचीत नहीं करते, चाहे लिखित रूप में बात करें या फिर ओरली बात करें दोस्तों, मौखिक रूप से बात करें, लेकिन बात करें जरूर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिखित में बात करें, रिटर्न में बात करें। आपके पास भी एक रिकॉर्ड रहेगा, एक एविडेंस रहेगा कि आप कॉन्टिन्यूअसली आप बैंक के संपर्क में थे दोस्तों, आप लोन कंपनियों के संपर्क में थे। इस बात को नोट करिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आपराधिक मामलों का एलिगेशन, आरोप लगाना एक आसान काम हो सकता है, लेकिन उसको सिद्ध करना, उसको प्रूव करना दोस्तों आसान काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और आप बहुत आसानी से इस प्रकार के आपराधिक मामले जो दर्ज हो रहे हैं आपके खिलाफ या आपके अगेंस्ट में, आप इनको बहुत आसानी से खारिज, डिस्पोज्ड ऑफ, ट्रैश करा सकते हैं दोस्तों। एडवोकेट का अच्छा, एक सही बढ़िया एक्सपर्ट एडवोकेट को पकड़िए और दोस्तों कोर्ट में बढ़िया आर्गुमेंट और बहस करवाइए दोस्तों। और कोशिश करिए, यदि गंभीर गलत आरोप लगाए गए तो तुरंत इमीडिएटली आप हाई कोर्ट जाइए दोस्तों। वहां पे एक आप दोस्तों पैशिंग की पिटीशन लगवाकर दोस्तों आप अपने मुकदमे को खत्म करवा सकते हो इमीडिएटली दोस्तों। इस बात को नोट कर लीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार की यदि कोई भी मामले आपके खिलाफ में दर्ज हो रहे हैं तो इनका कड़ाई से विरोध करिए, इसके खिलाफ में आगे जाइए दोस्तों।
क्योंकि गलत आरोप आपके ऊपर लगाकर आपको परेशान किया जा रहा है। इस बात को जरा समझिए दोस्तों, क्योंकि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना ये अपने आप में प्योरली एक सिविल डिस्प्यूट का मामला है दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिए। तो आप नियम कानून से चलिए और हर एक नोटिस का जवाब रिप्लाई फाइल करिए। आपका डिफॉल्ट हो रहा है तो डिफॉल्ट के संबंध में इंटीमेशन लेटर दीजिए। लोन अकाउंट आपका यदि पुराना हो गया है तो दोस्तों इंतजार मत करिए कि माफ हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा, माफ हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। सेटलमेंट के लिए जाइए, समझौते के लिए जाइए, नेगोशिएशंस के लिए जाइए और 15 से 20% पे अपने लोन को सेटल्ड करवाइए लोन कंपनियों से बातचीत करके दोस्तों। इसमें किसी बिचौलिए, किसी दलाल के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए। लोन आपने लिया है, लोन बैंक ने दिया है, तो दोनों की बात यदि बैठ जाएगी तो समझौता, सेटलमेंट दोस्तों 101% हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। यदि आपका लोन पुराना है तो सेटलमेंट के लिए चाहिए दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये जो वीडियो है यहीं पे समाप्त हुआ। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत था। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।